नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है मांग के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में मांग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या नियम हैं, क्या विशेषताएँ हैं और इसका वक्र किस तरह बनाया जाता है, उसको हम डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है कि मांग क्या होता है। मांग यानी कि डिमांड और पूर्ति सप्लाई। अर्थशास्त्र के ये दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ वस्तुएं महंगी होती हैं तो कुछ सस्ती होती हैं, कुछ बहुत कम मात्रा में होती हैं तो कुछ बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं। जब हम खरीदते हैं तो हम कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं और तो कुछ महंगी होती हैं और इसके कारण इसके भाव भी बदलते रहते हैं। कभी हाई रेट्स होते हैं तो कभी लो रेट्स होते हैं। ये मुख्यतः इनकी मांग और पूर्ति के कारण होता है। सामान्यतः मांग का अर्थ किसी भी चीज़ को पाने की चाह माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में यह भिन्न है। इसमें मांग में पाने की चाह के साथ साथ इसका मूल्य और इसका माप भी होता है। जैसे आपको 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल चाहिए तो यह मांग मानी जाएगी। तो मांग और मूल्य का सीधा संबंध माना जाता है। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन ऑफ डिमांड, तो सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा है प्रोफेसर मेयर्स की। प्रोफेसर मेयर के अनुसार क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। कि जो मूल्य हैं और उस पर जो सामग्री की मात्रा उससे अवेलेबल है, उस पर वो खरीदने के लिए अगर तैयार है तो उसको जो है मांग माना जाता है। मांग के ज़रूरी अवयव क्या हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे कि मांग के क्या क्या ज़रूरी अवयव हैं, उसको हम करते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो यदि ना हो तो मांग केवल चाह बन करके रह जाती है और उसे हम मांग नहीं कह सकते। अतः मांग कहलाने के लिए जिन तत्वों का होना जरूरी है वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पाने की इच्छा। किसी चाह को मांग उपभोक्ता की इच्छा का होना ही होता है। यदि वह उपभोक्ता किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखता है तो हम इसे मांग नहीं कह सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है खरीदने की क्षमता। यदि कोई उपभोक्ता किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा रखता है तो उसके साथ ही उसके पास उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए, अन्यथा वह मांग नहीं कहलाएगी। खरीदने का कोई साधन भी होना अति आवश्यक है। खर्च करने की तत्परता। किसी उपभोक्ता के पास चाह हो सकती है, साधन हो सकते हैं, लेकिन यदि उसके पास खर्च करने की तत्परता नहीं है तो वह उसे खरीद नहीं पाएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि निश्चित मूल्य। इन सभी तत्वों के साथ साथ एक वस्तु की मांग को बताने के लिए उसके साथ निश्चित मूल्य भी बताना होता है। जैसे हम 2 किलो चीनी चाहिए, हम बोलेंगे कि 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी चाहिए। निश्चित समय भी इसमें महत्वपूर्ण है। ऊपर सभी तत्वों के साथ साथ एक निश्चित समय का होना भी ज़रूरी होता है। जैसे अभी उपभोक्ता को निश्चित वस्तु निश्चित समय के में चाहिए, बाद में उसकी कुछ और पाने की चाह हो जाएगी, अतः निश्चित समय का भी ज्ञात होना जरूरी होता है। इसी के साथ साथ एक मांग तालिका बनानी होती है। मांग तालिका एक या एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा निश्चित समय में किसी वस्तु के विभिन्न संभावित मूल्यों पर की गई मांग की मात्रा के बारे में बताती है और यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होती है उसको पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि एक व्यक्तिगत मांग तालिका में केवल एक विशेष व्यक्ति द्वारा निश्चित समय में की गई वस्तु की विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग की मात्राओं की सूची होती है। जब हम इस तालिका को बनाते हैं तो इसमें बाईं तरफ हम वस्तु के विभिन्न मूल्य लिखते हैं और दाईं तरफ उपभोक्ता द्वारा की गई मांग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने वस्तु की विभिन्न मूल्य लिखे कि अगर मान लीजिए 5 रुपीज़ का है पेन तो हमें एक चाहिए। यदि मान लीजिए ये सस्ता हो जाता है, अगर मान लीजिए ये 2 रुपये का ही हो जाता है, तो अगर मान लीजिए उपभोक्ता उसकी 2 की डिमांड करते हैं तो देखा जाता है कि मूल्य और मात्रा में हमेशा जो है विपरीत संबंध होता है कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मांग जो है कम होती चली जाती है। बाजार मांग तालिका। अब एक बाजार मांग तालिका में किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि एक निश्चित समय अवधि में वस्तु की विभिन्न कीमतों का उनके सभी खरीदारों द्वारा
वस्तु की मांगी गई मात्राओं का कुल योग की सूची होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि बाजार में केवल 3 खरीदार हैं, तो उन तीनों खरीदारों के विभिन्न संभावित मूल्यों पर मांग का योग वही होगा जो बाजार की मांग होगी। मांग में बाजार की मांग सम्मिलित होती है, यानी कि इसके अंतर्गत सारी मांग को एक साथ सम्मिलित कर दिया जाता है और सारे संभावित मूल्यों को एक साथ जोड़ करके बाजार मांग तालिका तैयार कर ली जाती है। इसी तरीके से अब मैंने एक मांग वक्र आपके सामने बनाया है। मांग वक्र के अंतर्गत जो है, एक तरफ वस्तु की मांग होती है और दूसरी तरफ उसकी कीमत लगाई हुई होती है। और उस मांग वक्र को आप देख रहे हैं कि बाईं तरफ झुकता हुआ होता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है कीमत और मांग का विपरीत संबंध होता है कि अगर कीमत ज़्यादा हो गई है तो मांग कम हो गई है, और कीमत अगर कम है तो मांग बढ़ती जा रही है। अगर मान लीजिए कीमत 1 ही है तो 5 इकाइयाँ ली जा रही हैं, और कीमत बढ़ कर के 2 रुपये हो जाती है तो 4 चीज़ें ही मांग की जाती हैं। कीमत बढ़ कर के जैसे मान लीजिए 3 रुपये हो रही है तो ये मांग जो है 3 हो गई है। इसी तरीके से कीमत अगर बढ़ कर के 4 हो गई है तो मूल्य जो है मांग जो है 2 ही रह गई है। इसी तरह अगर कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि 5 हो जाती है तो इकाई कितनी मांगी जाती है, मांग 1 ही हो जाती है। तो मांग वक्र हमेशा बाईं ओर झुकती हुई होता है। कीमत और मांग में जो है हमेशा विपरीत संबंध दिखाई देता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। कुछ ऐसे घटक होते हैं जिन्हें कम या ज़्यादा होने से मांग की मात्रा में फ़र्क पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से घटक हो सकते हैं। सबसे पहले आता है वस्तु की कीमत। यह घटक मांग पर प्रभाव डालने वाले घटकों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग भी परिवर्तित हो जाती है। एक वस्तु के मूल्य में और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। मूल्य के बढ़ने पर वस्तु की मांग स्वतः ही घट जाती है और घटने पर मांग स्वतः ही बढ़ जाती है। तो इसमें क्या संबंध दिखाई देता है कि वस्तु की कीमत और मांग जो है विपरीत दिशा में रहती है। इसके अलावा अन्य तत्वों की बात करें तो अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत एक निश्चित वस्तु की तरह अन्य संबंधित वस्तुओं या वैकल्पिक वस्तुएं और सहायक वस्तुएं होती हैं जिनकी भी इफ़ेक्ट जो है मांग पर पड़ता है। वैकल्पिक वस्तु वह वस्तु होती है जो मुख्यतया वस्तु की जगह पर प्रयोग में की जा सकती है। जैसे कोका कोला या पेप्सी के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि वैकल्पिक वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो मुख्य वस्तु की मांग कम हो जाती है। इससे यह जान सकते हैं कि वैकल्पिक वस्तु मुख्य वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। इसी तरीके से पूरक वस्तुएं हो सकती हैं मुख्य वस्तु के साथ प्रयोग में अगर कोई ली जाती है। जैसे मान लीजिए ब्रेड के साथ बटर है, ब्रेड की मांग बढ़ती है तो नेचुरली उसके साथ खाने के लिए बटर की मांग भी बढ़ जाएगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि पूरक वस्तुएं मुख्य वस्तुओं की मांग का सीधा संबंध होता है कि अगर मुख्य वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वैसे वैसे पूरक वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। तो ये दोनों आपस में क्या होती है, कोरिलेट होती हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं कि एक वस्तु की मांग बढ़ने पर मुख्य वस्तु की मांग बढ़ती है तो पूरक वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। और वैकल्पिक में क्या ऐसा होता है कि अगर मुख्य वस्तु की मांग बढ़ती है, मुख्य वस्तु की जगह दूसरी वस्तु अगर यूज़ कर ली जाती है तो मुख्य वस्तु की मांग कम हो जाती है और वैकल्पिक वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जो है संबंध होता है। इसी तरीके से एक और अन्य तत्व की बात करें कि उपभोक्ता की आय। किसी भी व्यक्ति की आय के अनुसार भी मांग में इजाफा होता है। यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो जाहिर सी बात है कि उसके द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात धनी ग्राहक मांग के नियम को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से ग्राहक की पसंद यह घटक भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यदि किसी वस्तु की तुलना में ग्राहक एक वस्तु में ज़्यादा रुचि लेता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और इसके लिए वह घटक भी जिम्मेदार होता है कि ग्राहक की पसंद और नापसंद भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि मांग बढ़ेगी या घटेगी। आय जिस तरह एक इम्पॉर्टेंट घटक है उसी तरीके से लोगों की फैशन रुचि और मांग भी जो है इम्पॉर्टेंट घटक हो सकता है। इसके अलावा कुछ और अन्य तत्व भी होते हैं कि जैसे भविष्य की आस। भविष्य में यदि व्यक्ति को लगता है कि कीमतों में या उसकी आय में बदलाव होगा तो वर्तमान मांग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। वो वर्तमान मांग को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसी तरीके से भविष्य की कीमत
किसी वस्तु की मांग में इजाफा तब होता है जब किसी ग्राहक को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अमुक वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ेगी। साथ ही यदि किसी वस्तु की कीमत के भविष्य में घटने की उम्मीद अगर हो जाती है तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसी तरीके से भविष्य किया है कि किसी भी वस्तु की मांग में बढ़ोतरी तभी होती है जब किसी ग्राहक को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी आय में भविष्य में वृद्धि होगी। साथ ही यदि इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि ग्राहक की आय भविष्य में घटेगी तो उसकी मांग में भी कमी हो जाती है। इसी तरीके से अंतिम इसका पॉइंट है कि धन का वितरण, कि विभिन्न लोगों के बीच में धन का किस प्रकार वितरण किया गया है, यह भी वस्तुओं की मांग पर प्रभाव डालता है। यदि धन का वितरण असमान है और अमीरों के पास ज़्यादा धन है और लग्जरी वस्तुओं की मांग ज़्यादा होगी, और वितरण समान है तो आवश्यक वस्तुओं की मांग जो है ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों की आय, मांग, फैशन, रुचि आदि का सबका जो प्रभाव पड़ता है वो इसमें देखा जा सकता है। तो मांग का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है अर्थशास्त्र में, और इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के चैप्टर्स में। धन्यवाद, थैंक यू।